हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे मेसोलिथिक एज से, जिसको कि मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड था 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का। मेसोलिथिक जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है। मीजो का मतलब है मिडल और लिथिक का मतलब है स्टोन, इसीलिए मेसोलिथिक को बोलते हैं मिडल स्टोन एज। जो मिडल स्टोन है एज है, ये पेलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज का एक इंटरमीडिएट स्टेज है, उन दोनों के बीच की स्टेज है। मिडल मींस इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट स्टेज है। इस टाइम पीरियड पे जब जो पेलियोलिथिक एज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इन्होंने कुछ नियोलिथिक एज के नए फीचर्स जो थे उनको भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए जो मेसोलिथिक एज है ये एक तरह की ट्रांजिशन एज है बिटवीन द पेलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। इंडिया में इसकी डिस्कवरी करी थी जॉन इवांस ने। जॉन इवांस ने डिस्कवरी इसकी करी थी सक्कर एंड डोरी साइट्स में, जो कि सिंध में पड़ती है, और 1866 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की। सबसे पहले आता है टेमिंग द एनिमल। जो मेसोलिथिक मैन था, अब उस टाइम पे पहले पेलियोलिथिक मैन था, पेलियोलिथिक मैन के बाद जब मेसोलिथिक मैन आया तो उसकी लाइफ में कुछ रिफॉर्म्स आए। ठीक है, रिफॉर्म्स क्या आए? अब पहले जो प्रीवियस था पेलियोलिथिक मैन था, ठीक है, वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग पे ही डिपेंडेंट था। जो भी उसको मिल जाता था खा लेता था, उसको कुछ नहीं पता था, एक तरह की एनिमल लाइफ ही वो जी रहा था। अब जो मेसोलिथिक मैन था वो हंटिंग तो करता ही था, हंटिंग पे तो डिपेंडेंट था ही, बट साथ ही साथ उसने डोमेस्टिकेशन का काम भी शुरू कर लिया था, टेमिंग करनी शुरू कर दी थी एनिमल्स की, जैसे कि डॉग हो गया, शीप हो गई, गोट हो गई, काव हो गया, ऑक्स हो गया, बफलो हो गई, वाइल्ड हॉर्स हो गया। तो इन जो ये वाले एनिमल्स थे इनकी डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दी गई थी उस टाइम पे। जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन के वो मिलते हैं हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के भगौर में। तो यहाँ से टेमिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आता है बरियल ऑफ डेड। अब डेड बॉडीज को कैसे बरी करते थे ये लोग? अब पहले क्या होता था, पेलियोलिथिक एज में हमने पढ़ा था कि डेड बॉडीज को ऐसे ही कहीं खुली जगह पे फेंक देते थे और जो कुछ बर्ड्स एनिमल्स वगैरह उनको खा जाते थे। अब जो मेसोलिथिक आया था टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड पे उन्होंने डेड बॉडीज को ग्रेव्स में बरी करना शुरू कर दिया था। कब्र खोदते थे, उसमें दफन कर देते थे। और जो ग्रेव्स है ये हमें कहाँ पे मिली है? ये यूपी में मिली है हमें, जो मेसोलिथिक एज की ग्रेव्स है। और ये ग्रेव में जो डेड बॉडीज को बरी करते थे तो उनके साथ साथ वो कुछ फूड स्टफ भी उनके साथ रख देते थे, कुछ टूल्स और वेपन्स भी उनके साथ रख देते थे, और इनको बोलते थे वो ग्रेव गुड्स, जो कि डेड बॉडी के साथ रखे जाते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उनका मानना था कि इसके आगे भी कोई लाइफ है जहां पे ये सब चीजें उनके काम आएगी। अब उन लोगों का मानना था कि हाँ ऐसा है, ठीक है, जो लिखा है वो मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे पता नहीं जो भी था उस टाइम पे होता होगा। तो उन लोगों का मानना था, वो मानते थे कि हाँ भाई आगे की भी कोई लाइफ है तो वहां पे ये सब चीजें उनके काम आएगी, तो इसलिए वो ग्रेव में उनके साथ, जहां पे कब्र में जो डेड बॉडी दफन करते थे उनके साथ फूड स्टफ्स और टूल और वेपन्स भी रख देते थे। कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि आदमगढ़ हो गया, वहां पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग का स्केलेटन भी देखने को मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डॉग है वो मैन का ओल्ड कंपेनियन है। पहले से ही जो डॉग की डोमेस्टिकेशन वो शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन शुरू हुई थी, जो मैन ने डोमेस्टिकेशन शुरू करी थी, वो डॉग की ही डोमेस्टिकेशन शुरू करी थी। कुछ मेसोलिथिक साइट्स की एक्सकवेशन से ये भी पता चलता है कि जो यूपी में जो ग्रेव्स है ना, वो सबसे ज्यादा ग्रेव्स देखने को मिली है मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे, और उस टाइम पीरियड पे ह्यूमन स्केलेटन पूरे का पूरा देखने को मिला है। ठीक है, बट जो हथनौरा साइट है, पेलियोलिथिक साइट है एक हथनौरा, वहां पे ह्यूमन स्कल देखने को मिला है। मेसोलिथिक जो हथनौरा पेलियोलिथिक साइट में हमने पढ़ा था ना कि हथनौरा एक साइट थी, तो वहां पे जो मेसोलिथिक, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में वहां पे सिर्फ ह्यूमन स्कल ही मिलती है, ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिलता, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी नहीं देखने को मिलती। वहां पे सिर्फ ह्यूमन स्कल ही वो दफन करते थे। अब बाकी बॉडी का क्या करते थे उसका अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। सिर्फ इतना पता चला है कि हथनौरा में सिर्फ ह्यूमन स्कल मिली है, प्रॉपर बॉडी नहीं मिल रही। जो बाकी की मेसोलिथिक साइट्स है वहां पे तो पूरी बॉडी मिल रही है, बट जो हथनौरा वाली साइट है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्कल ही मिली है अभी तक।
फिर बात करते हैं मीजोलिथिक इम्प्लीमेंट्स की। जो इस टाइम पे जो इम्प्लीमेंट्स का साइज था वो बहुत छोटा हो गया था, टाइनी इम्प्लीमेंट्स बनाने शुरू कर दिए थे और इनको बोलते थे माइक्रोलिथ और पिग्मी इम्प्लीमेंट्स। इनका जो साइज था वो 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक होता था। कुछ इम्प्लीमेंट्स जो थे पहले के, जो लेटर पेलियोलिथिक एज के जो इम्प्लीमेंट थे, उनको ही इन्होंने रिफाइन और शॉर्ट फॉर्म में बना दिया था, जैसे कि स्क्रैपर हो गया, ब्यूरिन हो गया, बोरर हो गया, पॉइंट हो गया। इनको ही इन्होंने और रिफाइन करके शॉर्ट फॉर्म में बना दिया था। और कुछ इन्होंने नए इम्प्लीमेंट्स भी बनाए थे, जैसे कि लोनाते हो गया, ट्रापीज हो गया, ट्रायंगल हो गया, एरोहेड हो गया। ये इन्होंने अपने नए इम्प्लीमेंट्स बनाए थे, अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज में। मीजोलिथिक एज में जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते थे उनके लिए रॉ मटेरियल यूज होता था क्वार्ट्जाइट की जगह पे। पहले क्वार्ट्जाइट से बनाते थे, अब यहाँ पे ये क्वार्ट्जाइट की जगह पे कुछ अलग रॉ मटेरियल यूज करने लग गए थे, जैसे कि अगाटे हो गया, जेस्पर हो गया, चर्ट हो गया, चार्ल्स डॉनी हो गया। तो इन रॉ मटेरियल को यूज करके ये बनाते थे स्टोन इम्प्लीमेंट्स। अब पहले क्वार्ट्जाइट यूज होता था, मेन जो स्टोन इम्प्लीमेंट के लिए रॉ मटेरियल यूज होता था पेलियोलिथिक एज में। पेलियोलिथिक एज में क्वार्ट्जाइट यूज करते थे, मीजोलिथिक एज में उसकी जगह में ये अलग रॉ मटेरियल यूज करने लग गए थे। कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हमें इम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो कि बोन एंड हॉर्न से भी बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियोलिथिक एज की, जिसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड है 7000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का। नियोलिथिक अगेन 2 ग्रीक वर्ड से बना है, नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो इसका नाम क्या पड़ गया, न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज। इंडिया में इसकी डिस्कवरी करी थी डॉक्टर प्राइमरोज ने। नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स भी कुछ डिस्कवर करे थे उन्होंने कर्नाटका में 1842 में, जैसे कि पॉलिश्ड स्टोन नाइव हो गए, एरोहेड हो गए। उसके बाद 1860 में HP ली म्यूजियर आए थे, उन्होंने कुछ और इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर करे थे नियोलिथिक एज में। उन्होंने इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर करे थे यूपी में टोन रिवर वैली में से। उसके बाद एक और फेमस आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, बी गॉर्डन चिल्डे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मैन मेक्स हिमसेल्फ। उसमें उन्होंने क्या बात बोली थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जो नियोलिथिक एज थी, नियोलिथिक एज में ह्यूमन लाइफ में एक रेवोल्यूशन आया था, बहुत बड़ी चेंज आई थी नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स की वजह से। क्योंकि नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स थोड़े अलग तरीके के थे, बहुत ही मतलब अच्छे वाले इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक से, जो कि बहुत इम्प्रूव्ड थे। उसकी वजह से जो उस टाइम पे जो नियोलिथिक मैन था उसकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आई थी, एक तरह का रेवोल्यूशन आया था जिसको उसने नाम दिया था नियोलिथिक रेवोल्यूशन। फिर बात करते हैं नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ की। नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ह्यूमन लाइफ के 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक तो आएगा क्रॉप कल्टीवेशन जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, दूसरा आएगा एनिमल हस्बेंड्री एंड थर्ड आएगा फिक्स्ड अबोर्ड। मतलब कि उस टाइम पे एक तो क्रॉप कल्टीवेशन शुरू हो गई थी, प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर का काम शुरू कर दिया था। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री का काम शुरू हो गया था, प्रॉपर डोमेस्टिकेशन होने लग गई थी एनिमल्स की। थर्ड फिक्स्ड अबोर्ड, मतलब कि उन्होंने एक फिक्स घर, फिक्स रहने के लिए जगह चूज कर ली थी, जहाँ पे रहते थे वहीं रहते थे। पहले क्या होता था, पहले एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, कोई फिक्स जगह नहीं होती थी। कहीं पे भी कोई केव मिल गई वहां पे रह लेते थे, कहीं पे कोई पेड़ मिल गया पेड़ पे रह लेते थे, तो कोई फिक्स जगह नहीं होती थी। और नियोलिथिक एज में आकर जो ह्यूमन था उसने अपना एक फिक्स घर बना लिया था, एक फिक्स जगह ले ली थी रहने के लिए। जो अर्लीस्ट विलेज साइट मिली है इंडिया में वो है मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट की। ठीक है, फिक्स्ड अबोर्ड की बात करिए ना, तो फिक्स जो विलेज साइट मिली है वो है हमें मेहरगढ़ मिली है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के बुलान डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर की। यहाँ पे एग्रीकल्चर तो अच्छे से शुरू हो चुकी थी और एग्रीकल्चर इस एज की सबसे ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। और इस टाइम का जो कल्चर था वो भी पहले के कल्चर से काफी इम्प्रूव्ड कल्चर था, काफी डेवलप हो चुका था। जो मैन था इस टाइम पे वो फूड कंज्यूमर्स के साथ साथ फूड प्रोड्यूसर्स भी था। फूड कंज्यूम तो करता ही था बट फूड प्रोड्यूस भी करता था। पेलियोलिथिक एज में हमने पढ़ा था कि जो मैन है वो सिर्फ और सिर्फ फूड कंज्यूमर्स ही वह है, वो सिर्फ खाते हैं, प्रोड्यूस करने का उनको कुछ भी नहीं पता होता था। वो कहीं पे भी कुछ भी फ्रूट्स खा लेते थे, वेजिटेबल्स खा लेते थे, कुछ रूट्स खा लेते थे या एनिमल्स का फ्लैश खा लेते थे, कच्चा ही खाते थे, उसको भी पकाकर नहीं खाते थे। बट इस टाइम पे फूड कंज्यूमर्स के साथ साथ
जो मैन था वो फूड प्रोड्यूसर्स भी बन गया था, उसको पता चल गया था कि एग्रीकल्चर कैसे करना था। तो क्रॉप कल्टीवेशन के साथ वो अच्छे से फैमिलियर हो चुका था इस टाइम पीरियड पे। बट अब सवाल आता है कि क्रॉप कल्टीवेशन सबसे पहले शुरू किस जगह से हुई है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अभी तक कंट्रोवर्सी में है, अभी तक किसी को श्योर नहीं है कि कहां से क्रॉप कल्टीवेशन शुरू हुई है। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो सबसे पहले मेहरगढ़ से शुरू हुई है। मेहरगढ़ से कुछ किनको एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के, बट ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि मेहरगढ़ से ही कल्टीवेशन शुरू हुई है। जो मेन कल्टीवेटेड क्रॉप्स थी नियोलिथिक मैन की, वो कौन कौन सी है? वीट हो गया, बार्ले, पैडी, मिलेट्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स वो उगाते थे उस टाइम पे। जो वीट और बार्ले की कल्टीवेशन है, वीट और बार्ले की कल्टीवेशन होती थी मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में इसके कुछ एविडेंस मिले हैं वीट और बार्ले की कल्टीवेशन के। और जो ओल्डेस्ट एविडेंस पैडी कल्टीवेशन के है वो मिले हैं हमें यूपी में से, यूपी के कोल्डीहावा एक वहां पे जगह है, वहां से मिले हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, क्लॉथ्स, हाउसेस, पोट्री एंड बरियल प्रोसेस, नियोलिथिक एज का। राइट, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।